ये बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप सभी शॉक्ड हो जाएं। तो चलिए जानते मेरे साथ घटी हुई एक घटना को बहुत ही ज़्यादा करीब से। तो ये उन दिनों की बात है जब धूप का महीना था, यानी कि ये जुलाई के करीबन की बात होगी, जब गर्मी भी अपने जोरों पर थी। और गर्मियों के मारे दिन में तो कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। लोगों के ऊपर गर्मियाँ कुछ इस प्रकार से हावी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे गर्मी कम होती गई। लेकिन एक दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं अपने ससुर जी के साथ किसी सफ़र के लिए निकला था। अब हमारा प्लान तो ऐसे ही था कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन जब हम निकले तो हमें वापस से लौटते लौटते शाम हो गई थी। और फिर हमें पता चला कि आज तो हमें घर पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाएगी। उसका एक कारण यह भी था कि हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे। मैं अपने ससुराल आया हुआ था, इसलिए मुझे अपने ससुर जी के साथ घूमने का एक मौका मिल गया था। और ऊपर से मेरे साथ ससुर जी की मेरी बनती भी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे घूमने भी कोई ऐतराज़ नहीं था। घूमते घूमते हम यूं ही बातें करते रहे। तभी मेरे ससुर जी ने बताया कि आज की रात को बिताने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। दरअसल उन्होंने किसी होटल के बारे में बताया जो यहाँ से ठीक आगे थे। हमने सोचा कि आज रात होटल में थम जाते हैं और उसके बाद सुबह होते ही वापस से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और यही सोचकर हमने तो होटल का एक रूम बुक करवा लिया था। लेकिन अक्सर वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए। हमने तो बस घूमने का प्लान अपने दिमाग में बैठा रखा था। जैसे शाम हुई तो हम होटल में पहुंचे और खाना खाने लगे। होटल में खाना खाने के बाद भी हमें तसल्ली नहीं मिली और हमने सोचा कि अभी भी हम घूमने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे शहर में एक गढ़ बना हुआ था और वो किसी पहाड़ के टाइप में दिखता था और उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। रात में वहाँ पर जाने का एक अलग ही मज़ा था। फिर मेरे ससुर जी ने कहा, चलो आज मैं आपको गढ़ पर घुमा कर लाता हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों से गढ़ के ऊपर नहीं गया हूँ, तो मैं भी उसे देख लूँगा कि रात में उसकी चमक कैसी है। ससुर जी ने बताया कि उन्हें भी 1 साल हो गया है और वो काफ़ी दिनों से उस गढ़ पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। फिर हम दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। जैसे हम बाइक लेकर निकले तो होटल के मैनेजर ने हमें रोकते हुए कहा, अरे सर जी, इतनी रात को होटल से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। तो हमने उस मैनेजर को थोड़ा डरा दिया और फिर हंसते वहाँ से निकल पड़े। अब मेरे ससुर जी मुझसे काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर लिया करते थे, तो हमने होटल के मैनेजर को भी अच्छी तरह से डरा दिया था। फिर हम शहर में पहुंचे। दरअसल वो गढ़ शहर के बगल में सटा हुआ था। और उसके बाद जैसे हम उस गढ़ के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि गढ़ की हालत काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, जितनी कि वो काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहा था। फिर हम नीचे उतरे। उसके बाद मेरे ससुर जी ने बताया कि ये गढ़ नीचे से देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये सुनकर तो मेरा उतावलापन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। और फिर हम दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस गढ़ के ऊपर जाने लगे। गढ़ के बारे में और भी कुछ अजनबी बातें थी जिन पर इतनी जल्दी किसी को यकीन नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन बातों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। फिर थोड़ी दूर और आगे चढ़ने के बाद मेरे ससुर जी ने बताया कि इस गढ़ के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ लड़कियों की आत्माएं भटकती हैं। सालों पहले यहाँ पर किसी लड़की ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि गढ़ के ऊपर आत्माएं बसने लगी है। और आजकल छोटे मोटे लोगों में इस तरह का अंधविश्वास होना एक लाजमी सी बात है। मुझे भी लगा कि गांव जैसी बिरादरी के लोगों के अंदर इस तरह की घटनाओं का बसना एक आम बात होगी, और यही सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं और मेरे ससुर जी अपने कदम पटकते हुए अभी थोड़ी दूर और आगे गए ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई चीज़ लुढ़कते हुए हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई भारी चीज़ है जिसकी आवाज़ बार बार हमारे कानों में आ रही है। फिर जैसे पीछे पलट कर देखा तो पीछे का नज़ारा एकदम सपाट पड़ा था। पीछे की तरफ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा ही लगा होगा। फिर ये सोचकर मैंने एक बार फिर इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर थोड़ी दूर और आगे जाते ही हमें उस गढ़ का वो छोर नज़र आने लगा जिसको देखने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने देखा कि गढ़ तो यहाँ से दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और उसके नीचे जब मैंने झांकते देखा तो मैंने पाया कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही थी
और शायद वो नेशनल हाईवे की रोड थी। तभी मेरे ससुर जी ने कहा, यहीं से गिरकर उस लड़की ने अपनी जान दी थी। तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे से गुजर गया है और ये इतनी जल्दी हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। और तो और उस विशाल से गढ़ के ऊपर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। मैं और मेरे ससुर जी सिर्फ 2 ही लोग थे उस गढ़ के ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं था। सब कुछ एकदम खामोशी पड़ा था। तभी मेरे ससुर जी ने आवाज देते हुए कहा, लगता है हमारे यहाँ कोई और भी है जो हमें दखल देने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने अपने ससुर जी के मुंह से बात सुनी तो मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, लेकिन हमारे यहाँ पर और कौन हो सकता है? हम तो आते वक्त अकेले ही आए थे और इस गढ़ के ऊपर कोई मौजूद भी नहीं है। तभी उस गढ़ के ऊपर मुझे एक मकान टाइप का कुछ नजर आया। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो ससुर जी ने बताया कि मकान टाइप की तरह नजर आने वाली वो चीजें एक पुराना घर है। पहले इस गढ़ के ऊपर इस गढ़ का मालिक रहता था जो 17 साल पहले मौत की गोद में सो गया था और उसकी मौत भी एक राज ही थी। लोग आज भी इस गढ़ को भूतिया जरूर बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती है। हालांकि मेरे ससुर जी का कहने का अंदाज तो यही बता रहा था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन पापा ऐसा क्या हुआ था और उस मालिक की मौत का कोई अता पता नहीं चल पाया क्या? तो ससुर जी ने बताया कि उस घर के मालिक की मौत का किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन जैसे ही सुबह के वक्त लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचे तो लोगों ने देखा कि घर के मालिक को बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारा गया था। वो दर्दनाक स्थिति में था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और उसके 2 या 3 दिन के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब ससुर जी ने मुझे इतना बताया कि उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया था और पुलिस भी उस गुनहगार को नहीं ढूंढ पाई जिसने ये सब कारनामा किया था। कहते हैं कि उस समय उस गढ़ पर आने के लिए पहले गढ़ का दरवाजा खोलना पड़ता था, लेकिन दरवाजा तो उसकी मौत की रात को लॉक ही पड़ा था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि दरवाजे के बिना अंदर आना तो इम्पॉसिबल होता है। और उसके बाद मेरे और मेरे ससुर जी के बीच इसी को लेकर कुछ देर तक बातचीत चलती रही। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि उस घर के मालिक की मौत कैसे हुई कि इतना कहने के बाद कुछ देर के लिए तो हम मौन बैठ गए थे कि तभी हमें एक बार फिर ऐसा लगा कि हमारे पीछे से कोई गुजर गया है। बार बार होने वाली इन घटनाओं ने हम दोनों को हैरान कर रखा था। फिर मेरे ससुर जी ने कहा, अबे कौन है यहाँ पर और बार बार हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन सामने से कोई आवाज ही नहीं आई। फिर हमें लगा कि सामने गढ़ के ऊपर जो विशालकाय पत्थर पड़ा है उसके पीछे जरूर कोई मौजूद है और उस गढ़ के ऊपर लंबे लंबे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये किसी पहाड़ के पत्थर हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उन पत्थरों की आकृति इतनी ज्यादा बड़ी थी जैसे कि कोई मकान की होती है। फिर से हम जैसे उस पत्थर के पीछे पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर इस तरह की आवाज़ों का बार बार आना हमें बहुत ही ज़्यादा डराने लगा था। उसके बाद मेरे ससुर जी ने कहा, बेटा चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। अभी हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि फिर एक बार हमें उसी आवाज़ का आकलन हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जिसकी आवाज़ हमें बार बार सुनाई दे रही है। फिर इस बार मेरे ससुर जी गाली गलौज करने लगे। जब उनका दिमाग खिसक जाता है तो फिर वो कुछ भी बोलने लगते हैं। इस बार उनकी गालियों से मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया था क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अब गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया था। फिर अचानक ही सामने से एक आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। बस फिर क्या था, मेरे ससुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया और वो उसी आवाज़ की तरफ चल पड़े। जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी मैं तो वहीं खड़ा रह कर उनका इंतज़ार करने लगा। फिर 2-3 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटे तो मुझे लगा कि वो किसी संकट में तो नहीं है। और यही सोचकर जब मैं उनके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि अब तो उनके कदमों के निशान भी नहीं है। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था, और एक पल पहले ही तो वो इधर आए थे। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे वो कहीं भी नजर ही नहीं आए। फिर मैं उन्हें आवाज़ देने लगा, तभी अचानक ही कुछ पेड़ों की बेल ने अचानक ही मेरे पैरों को जकड़ लिया और फिर मुझे एकदम से पटक दिया। मैं इतनी ज़ोर से नीचे गिरा था कि मुझे अपने शरीर को संभालने का एक मौका तक नहीं मिला और मैं वहीं पर नीचे पड़ा रहा। और नीचे गिरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अब किसी दबाव में है और मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी उठ नहीं पा रहा था। तभी मेरे कान में किसी की आवाज़ आने लगी और ये वही आवाज़ थी जो कुछ पहले हमें सुनाई दी थी। और इस आवाज़ ने मुझे भी
काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर को घसीट रहा है। कांटों से भरी उस जगह में मेरे शरीर को घसीटना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर वो चीज़ मुझे घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगी। मैंने अपने शरीर को उस चीज़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं किसी गुप्त स्थान पर आ गया हूँ। दरअसल आंख में धूल गिरने की वजह से मैं इधर उधर देख नहीं पा रहा था। फिर मैं उठा और अपनी आंख को मसलने लगा। मेरे मुंह से अभी भी मेरे ससुर जी का ही नाम निकल रहा था। तभी मुझे सामने से फिर से उन्हीं की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। अपने ससुर जी की आवाज़ सुनकर मैं अपने आँख को मसलने लगा, मगर उसके बाद जब मैंने अपनी आँख खोलकर अपने ससुर जी को देखा तो मैंने पाया कि वो सामने की तरफ ही पड़े थे और उनका शरीर भी मेरे शरीर की तरह जख्मी हो चुका था। फिर जब मैंने उन्हें इस तरह की हरकतों और घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सच में कुछ तो अजीब है यहाँ। या तो कोई चोर या फिर कोई डाकू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या फिर किसी भूत प्रेत या अनजानी शक्ति ने हमारे शरीर पर अपना डेरा डाल दिया है। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने देखा कि हम उस गढ़ की एक सुरंग जैसी चीज के अंदर आ गए थे जो चारों तरफ से ढकी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी ने कहा, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें सामने को नजर आने वाले दरवाजे के अंदर एक छेद बनाना होगा। और ये सुनकर मैं अपने ससुर जी का मुंह ताकने लगा। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी ने कहा, और हाँ, इस दीवार के अंदर छेद बनाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम इसको खोलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। फिर हमने ऐसा ही किया। मैं और मेरे ससुर जी हम दोनों पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा मजबूत था कि हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसे हिला तक नहीं पाए। तभी हमें आवाज़ आई, जिस तरह से यहाँ और लोगों की मौत हुई है उसी तरह तुम दोनों भी मरोगे। जल्दी ही तुम दोनों नेशनल हाईवे पर पटक दिए जाओगे। नेशनल हाईवे पर गिरने का मतलब था कि अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना, क्योंकि उस गढ़ की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि नेशनल हाईवे पर गिरते ही मरना तो बिल्कुल तय था। आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाने के बाद भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इस जगह पर आकर मैंने अपनी मौत को दावत दे दी थी। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखों के सामने मुझे कुछ नज़र आने लगा। और सेम टू सेम ऐसा ही मेरे ससुर जी के साथ भी हो रहा था। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने कोई चीज़ है जो खटक रही है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोल पाए। अब हम दोनों पूरी तरह से थक गए थे और फिर थकने के बाद हम उसी पत्थर के पास बैठ गए, क्योंकि अब दरवाज़ा खोलना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। तभी हमें आवाज़ आने लगी, अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में इस तरह तड़पना अच्छा नहीं होता। आराम से बैठकर कुछ देर बात कर लो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी मौत की गोद में सुला दिया जाएगा। और हाँ, बस 1 घंटे की और देरी है, उसके बाद 1 पहर बीतने के तुरंत बाद ही तुम दोनों की चिता जलेगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद जब मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि अपने सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे और पैरों में जूती पहने मुझे एक आदमी नजर आ रहा था। और उस आदमी को देखते ही मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बुरी तरह से कांप गया। दरअसल उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर उसके पीछे मुझे कुछ और भी लोग नजर आने लगे, जिनका भी चेहरा किसी कुचले हुए इंसान की तरह था, मानो उनके चेहरे पर किसी ने गाड़ी निकाल दी हो। मैं और मेरे ससुर जी डर के मारे अब पीछे खिसकने लगे और हम पत्थर से चिपक गए। हम इतने ज़्यादा डर चुके थे कि हमारे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद भूतों की एक पूरी की पूरी टोली हमें उस सुरंग के अंदर नजर आने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी बस्ती यहीं पर निवास करती होगी। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं कुछ भी बोल पाने के लायक नहीं था, और ऊपर से मेरे ससुर जी भी अब डर के मारे थर थर काँप रहे थे। उनका वो जिगरा अब गायब हो चुका था जो वो कुछ देर पहले दिखा रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपने ससुर जी के कान में कहा, पापा अब क्या करें, आज तो हमें अपनी मौत की गोद में सुलाने की बात हो रही है। तभी उन्होंने कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और घबराहट भी हो रही है। ससुर जी की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ करना है वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर मैं अपने ससुर की और खुद की जान बचा पाता हूँ या फिर नहीं। फिर मेरा दिमाग अब अपने घोड़े दौड़ाने लगा
किसी भी हालत में मुझे इस भयानक जगह से बाहर निकलना था और इसके लिए मुझे सही टाइम का वेट करना था, क्योंकि उसके बाद मेरी नज़र उस गुफा के अंदर लगी हुई एक घड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और वो घड़ी टिक टिक की आवाज़ निकाल रही थी। कुछ देर तक तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुझे उसी घड़ी के अंदर एक लाल टीका नजर आया जिसके ऊपर द एंड का नाम लिखा हुआ था, यानी कि घड़ी की सुई वहाँ पर जाते ही हम दोनों मौत के घाट उतर जाएंगे। अब मैं इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गुफा की तरह नज़र आने वाली इस सुरंग के अंदर ये घड़ी कहाँ से आई। और जब हमने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि यह एक घड़ी है, इस गुफा के अंदर रहती है और इसके अंदर आने वाले इंसान का भविष्य निर्धारित करती है। काफ़ी हद तक तो मैं काफ़ी सारी बातों को समझ गया था, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने अपने ससुर जी से इस बारे में बताया तो उन्हें भी ऐसा ही लगा जैसा मुझे लगा था कि इस घड़ी में सच में किसी इंसान को मारने और बचाने की क्षमता है। फिर मेरी नज़र उस घड़ी के अंदर मौजूद एक नीले चिन्ह पर गई तो मैंने देखा कि वो नीला चिन्ह रात के 1:30 बजे का था और 1:28 तक उस घड़ी के अंदर एक नीला टिक लगा हुआ था और दरवाज़ा खोलने का एक निशान सा बना हुआ था। यानी कि दिमाग ने अब इन चीज़ को पकड़ लिया था कि 1:28 तक हम इस गुफा से बाहर निकल सकते हैं। शायद इसका दरवाज़ा खुद पे खुद ही खुल जाएगा और ये सोचकर मैं काफ़ी खुश भी हो गया था। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी और चीज़ें थी जो उस घड़ी के अंदर बनाई गई थी जिससे कि हमें खतरा होने वाला था, क्योंकि रात के 1:28 तक अगर हम रुक जाते हैं तो शायद हमारी जान बच सकती है। और रात के 1:40 तक हमारा बिल्कुल पक्का था, क्योंकि उस बड़ी सी घड़ी के अंदर 1:40 पर मौत लिखी हुई थी। और एक बार के लिए तो मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, लेकिन अब समझ में आ गया था कि भगवान भी एक रास्ता बंद करने के बाद हजारों रास्ते खोल देता है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। फिर मैं भगवान का नाम जपने लगा और उसी पत्थर की शिला के पास बैठा रहा। दरअसल वो दरवाज़ा पत्थर की शिला से बना हुआ था तो उसको खोल पाना मेरे और मेरे ससुर जी के बस की बात नहीं थी। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हम उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोल पाए थे। मैंने अपने ससुर जी को भगवान का नाम लेने को कहा और चुपचाप से वहीं पर बैठे रहने का इशारा किया। फिर मेरे ससुर जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। हम दोनों ने वहीं पर रहने का निश्चय कर लिया था और रात के 1:28 पर हम दोनों खुद पे खुद ही वहाँ से निकल जाने वाले थे। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले हमें और भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, और यही सोचकर मैंने अपने ससुर जी को सारी बातों को विस्तार से बता दिया कि हमें किस तरह से बाहर निकलना है। हम दोनों ने अपने दिमाग में काफ़ी सारे प्लान बना लिए थे कि हमें किस तरह से बाहर निकलना है। फिर उसके बाद हमें इंतज़ार था तो सिर्फ रात के 1:30 बजने का, लेकिन उससे पहले एक ऐसी कयामत आई जिसने हम दोनों को अंदर से झंझोर कर रख दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे ससुर जी बस आराम से उस पत्थर के शिला के बगल में बैठे हुए थे कि तभी हमें किसी की आवाज़ आई। एक पल के खातिर तो हम उस आवाज़ को सुनकर डर गए थे, लेकिन फिर जब हमने अपने सामने देखा तो हमने पाया कि यह लंबा और ऊंचा आकृति का दिखने वाला एक बहुत ही विशालकाय जीव हमारे सामने प्रस्तुत था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हम इतना तो जानते थे कि यह हमें मार नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारी मौत का टाइम नहीं आता तब तक यहाँ कोई भी प्रेत हमें नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन हम डर तो बहुत ज़्यादा गए थे। उस वक्त उसने इतनी धूल उड़ाई थी कि हमारी आंखें एक पल के खातिर बंद हो गई थी। फिर किसी तरह हम नॉर्मल हुए और नॉर्मल होने के बाद वो शैतान भी फिर से वहाँ से गायब हो गया। तब जाकर मुझे एक सुकून मिला। ऐसा नहीं था कि यह एकमात्र ऐसा हादसा हुआ था, इसके अलावा भी हमने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर जैसे तैसे हम दोनों ने अपने आप को नॉर्मल किया और उसके बाद आराम से बैठ गए। लेकिन फिर वो वक्त आ चुका था जब हमें यहाँ से बाहर निकलना था। अब रात के 1:30 बजने वाले थे और अब चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था और जैसे ही घड़ी की सुई रात के 1:30 बजे पर पहुंची तो मेरी आंखें और भी मोटी हो गईं और मैं अपनी आंखों को फाड़कर ये सब देखने लगा कि अब क्या होने वाला है। तभी हमें किसी चीज़ के सरकने की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। और उसके बाद जब मैंने उस चीज़ को ठीक से देखा तो मैंने पाया कि अब सामने का दरवाज़ा एकदम से खुलने लगा था। दरवाजे को इस तरह खुलता देख मेरी सांस में सांस आई और उस वक्त जाकर मैं जल्दी से उस गुफा के दरवाजे से बाहर निकलने लगा।
लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई भाग रहा है, और जैसे मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे की तरफ कोई और नहीं बल्कि भूतों का वही झुंड भाग रहा था। और इस बार मैं एक बार भी नहीं थमा और धूम दबाकर वहां से भागने लगा। मैं आगे आगे और मेरे पीछे मेरे ससुर जी, और हम दोनों के पीछे पीछे वो भूतों की पूरी बस्ती लगी हुई थी। दोस्तों, किसी तरह से मैं और मेरे ससुर जी अपनी जान बचाकर वहां से नीचे चले गए। तब जाकर हमें राहत की सांस मिली और आज हमने अपनी मौत को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा था। अच्छी बात तो ये थी कि हम उन भूतों के चंगुल से बचकर निकल चुके थे। खैर, उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में अपने ससुराल जैसे इलाके में घूमने के लिए नहीं जाता हूँ। मैंने इस घटना के बारे में काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम कि आखिर वास्तव में उसके ऊपर ऐसा क्या है जो हर किसी को हैरत कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं